अपना पीछा जारी रखा और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स और हार्ट पायरेट्स दोनों पर लगातार लेजर बीम दागते रहे। हालांकि लेजर बीम लफी के समूह पर नहीं लगी, लेकिन उनके पीछे कई जबरदस्त विस्फोट हुए। ईशान को एहसास हुआ कि जिस पैसिफिस्टा को उसने पहले हराया था वह PX-3 था। इस खुलासे का मतलब था कि सबाउडी द्वीपसमूह में कम से कम 2 और पैसिफिस्टा थे, PX-1 और PX-2। अब सभी संभावनाओं में से शेष 2 पैसिफिस्टा ने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का पीछा करने का विकल्प चुना था। लेकिन सच में हार्ट पायरेट्स के साथ आखिर क्या हो रहा था? वे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के साथ कैसे आ गए? जैसे ही ईशान की नजर ललित और उसके साथियों पर पड़ी, उन्होंने भी उसे पहचान लिया। आखिरकार यान के आकर्षक और भड़कीले काले ज्वाला पंखों की जोड़ी ने उसे सबसे अलग बना दिया था। अरे आगे देखो! उसोप ने सबसे पहले अपनी पैनी नजरों से ईशान को देखा और तुरंत चिल्लाया, यह बड़ा भाई ईशान है। यह ईशान है, दोस्तों। इस रहस्योद्घाटन के साथ नैना, चॉपर और अन्य लोग खुश हो गए और यान की दिशा में उत्सुकता से हाथ हिलाने लगे। मूल रूप से अगर ईशान प्रकट नहीं होता तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स किजारस का मुख्य निशाना होते, क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स पर हमला करने वाले अपराधी वही थे। हालांकि यान के मरीन फोर्ड से सबाउडी द्वीपसमूह तक भागने के कारण किजारस ने उन्हें रोक लिया। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को निशाना बनाने में किजारस की असमर्थता ने उन्हें गंभीर परिणामों से बचा लिया था, और ट्राफल्गर डी वाटर लॉज हार्ट पायरेट्स के साथ होने के कारण वे अपेक्षाकृत आसानी से भागने में कामयाब रहे थे, जब सेंटोमारू और 2 पैसिफिस्टा ने उन्हें घेर लिया था। लेकिन आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इयान का चेहरा झुंझलाहट से भरा था। क्या उन्हें लगता है कि यहाँ की स्थिति ज्यादा जटिल नहीं थी? नैना और बाकियों को उत्साह से इयान का नाम पुकारते देख ट्राफिकर डी वाटर लक्ष्य, जो सवालिया अंदाज में आगे दौड़ रहा था, ने भी अपनी नजर आगे घुमाई। ईशान को देखते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, जैसा वादा किया था, यह तो ईशान ही है। लक्ष्य का अनुमान गलत नहीं था। ललित और उसकी टीम का पीछा करके उसने ईशान को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया था। हालांकि जब लक्ष्य ने ईशान के सामने खड़ी 2 आकृतियों को करीब से देखा तो उसने बिना किसी चेतावनी के ब्रेक लगा दिए। रुको, रुको! लक्ष्य चिल्लाए बिना नहीं रह सका। क्या हुआ, प्रागाय? ललित ने हैरानी से पूछा। आगे मत जाओ, वहां मरीन एडमिरल हैं। लक्ष्य ने चेतावनी दी, और वे 2 हैं, किजारू और आओकिजी। यह सुनते ही नैना और बाकी लोग डर के मारे वहीं जम गए। जोरो ने दांत भींचे और कमर से तलवार निकाली और पीछे चल रहे सेंटोमारू और उन दोनों पैसिफिस्टा की ओर मुड़ा। उसने कहा, वह सही कह रहा है। हम इन तीनों को फुसला नहीं सकते, वरना ईशान के लिए और भी बड़ी समस्या हो सकती है। हम इस अराजकता को और नहीं बढ़ा सकते, हमें इन लोगों से खुद ही निपटना होगा। संजय भी रुका, मुड़ा और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। उसने कहा, हम मरीन एडमिरल्स को संभाल नहीं सकते, इसलिए हमें अपने पीछे वालों से निपटने का कोई रास्ता निकालना होगा। बॉन क्ले ओकामा एक पैर पर उछलते हुए, एक चक्कर लगाते हुए उत्सुकता से पूछा, वैसे यह बड़ा भाई ईशान कौन है? दरअसल उसने ईशान को पहले कभी नहीं देखा था। आह! एडमिरल किजारू एंड एडमिरल आओकिजी आर हियर। सबाउडी द्वीप पर हुई तेज गड़गड़ाहट ने द्वीप पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। किजारू के साथ पहले से पहुंचे मरीन मूल रूप से द्वीप पर समुद्री डाकुओं को पकड़ने की तैयारी में थे। हालांकि बिजली गिरने के बाद उन्हें भी एहसास हुआ कि कुछ गंभीर हुआ है। वे जल्दी से जांच करने पहुंचे तो देखा कि दोनों एडमिरल बहुत ही दयनीय हालत में थे।
इस भयावह दृश्य को देखकर मरीन सैनिक पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। आओकी जी तो ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन एडमिरल किजारू इतनी बुरी तरह घायल क्यों थे? हे भगवान, वे किसके खिलाफ लड़ रहे थे? हालांकि मरीन सैनिकों ने ज्यादा कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। एक वाइस एडमिरल जल्दी से उनके पास आया और दोनों को नए मरीन कोट थमा दिए। मेरा भतीजा सेंटोमारू कहाँ है? किजारस का चेहरा अब बहुत पीला पड़ गया था, क्योंकि यह अब तक की सबसे गंभीर चोट थी जो उसे लगी थी। मैं आ गया। सेंटोमारू दूर से दौड़कर आया। उसने खतरे को पहले ही भांप लिया था और भाग गया था, इसलिए उसे कोई चोट नहीं आई। किजारू को बुरी तरह घायल देखकर वह जल्दी से उसे संभालने के लिए उसके पास गया। आओकी जी, जो अब मरीन कोट पहने हुए थे, ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, अब क्या करें? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ईशान चुपचाप एडमिरल जैसी ताकत हासिल कर लेगा। उसकी सुरक्षा में उन उभरते हुए नए समुद्री लुटेरों को आसानी से पकड़ा नहीं जा सकेगा। आओकी जी वास्तव में यह उल्लेख करना चाहते थे कि सरकार द्वारा उन्हें ईशान पर कब्जा करने का जो मिशन सौंपा गया था, वह भी अब विफल हो गया है। ईशान के विरुद्ध दोनों एडमिरलों की स्पष्ट श्रेष्ठता के बावजूद किजारू पहले ही घायल हो चुका था और आओकी जी ने ईशान का सामना करते समय खुद को नुकसान में पाया। नतीजतन अप्रत्याशित परिणाम यह हुआ कि ईशान बिना किसी चोट के बच निकला, जो वास्तव में एक बड़ी चुनौती थी। इस मुठभेड़ के बाद ईशान को पकड़ना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। ड्रैगन हंटर पायरेट्स में न केवल राघव चौहान था, बल्कि अब उनके पास एक और दुर्जेय सदस्य एनेल भी था। ऐसा लग रहा था कि वह किजारू से मुकाबला कर सकता है, जिसका अर्थ है कि ड्रैगन हंटर पायरेट्स ने पहले ही तीनों एडमिरलों का सामना करने की ताकत हासिल कर ली थी। अगर वह इसी तरह बढ़ता रहा तो शायद वह शरद जैसा नया सम्राट बन जाएगा। किजारू को यह बात साफ तौर पर पता थी और उसने कहा, तो हमें उसकी खोज जारी रखनी चाहिए। हम उसे यूं ही बढ़ने नहीं दे सकते। ईशान के हाथों लगातार भारी प्रहार सहने के बाद किजारुस की वरिष्ठता के बावजूद वह इस अपमान को सहन नहीं कर सका। बार्थोलोम्यू कुणाल के साथ आखिर हुआ क्या था? आओकी जी किजारुस के इरादों को समझते हुए बहस करने से बचते हुए कुमा की संलिप्तता के बारे में पूछताछ करने लगा। उसने पूछा, उसने ईशान से क्या कहा था? ईशान अचानक इतना भड़क क्यों उठा? कौन जाने? किजारू ने गंभीर भाव से कहा, मैंने इन सरदारों पर कभी भरोसा नहीं किया। अब तो साफ जाहिर है कि सबसे आज्ञाकारी बार्थोलोम्यू कुणाल भी हमारे पक्ष में नहीं है। मरीन सैनिकों की ओर मुड़ते हुए किजारू ने पूछा, समुद्री डाकुओं को पकड़ने का अभियान कैसा रहा? हमने लगभग 200 समुद्री लुटेरों को पकड़ा। मुख्य मरीन सैनिक ने तुरंत सावधान मुद्रा में खड़े होकर जवाब दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि 1 अरब से ज्यादा इनाम वाले सभी 11 कुख्यात नौसिखिए समुद्री लुटेरे द्वीप से भाग निकले। जैसी उम्मीद थी। किजारू ने आह भरी, फिर आओकी जी की ओर मुड़ा। चलो, हमें ईशान का पीछा जारी रखना चाहिए। आओकी जी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सच कहूं तो अगर वे पीछा करते भी रहे तो भी, क्योंकि वे ईशान को पहले नहीं पकड़ पाए थे, आओकी जी को लगा कि शायद सब बेकार हो जाएगा। हालांकि जैसे ही दोनों रवाना होने वाले थे, अचानक पास से अजीबोगरीब लयबद्ध आवाजों का एक सिलसिला शुरू हुआ। एक मरीन रेयर एडमिरल अचंभित होकर अपनी जेब से डैन डैन मुशी निकाला। कॉल का उत्तर देते समय रेयर एडमिरल आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने जल्दी से किजारू और आओकी को बुलाया तथा डैन डैन मुशी को उनके पास पहुंचाते हुए कहा, यह फ्लीट एडमिरल सेनगोकू है। उलझन में किजारू और आओकी ने डैन डैन मुशी को स्वीकार कर लिया। किजारू, आओकी, क्या हाल है?
सेनगोकू ने डेन डेन मुशी के दूसरी तरफ से पूछा, तुमने पहले जवाब क्यों नहीं दिया? किजारू ने अपनी बाईं कलाई उठाकर जले हुए डेन डेन मुशी को देखा। डेन डेन मुशी युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। दुर्भाग्य से हम ईशान को पकड़ नहीं पाए। हम पीछा जारी रखने की योजना बना रहे थे। सेनगोकू दूसरी तरफ एक पल के लिए चुप हो गया और फिर एक हल्की आह भरकर बोला, तो वापस लौट जाओ। अब और पीछा मत करना। किजारू हैरान हुआ और पूछा, क्यों? वह अभी भी सबाउडी पर है। उसे पकड़ने का अभी भी मौका है, लेकिन अगर वह फिशमैन द्वीप में घुस गया तो किजारू की बात पूरी होने से पहले ही सेनगोकू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, युद्ध शुरू हो चुका है। यह सुनकर किजारू और आओकिजी दोनों को चिंता हुई। उन्होंने एक दूसरे को देखा। डेन डेन मुशी को फोन रख दिया, अपने आदमियों को इशारा किया और जल्दी से वहां से चले गए। दूसरी ओर ईशान, जो तेजी से वहां से चला गया था, अपने मन में कार्ड सिस्टम पर विचार कर रहा था। जैसे ही उसने 1 अरब वोल्ट का असली बिजली का बोल्ट छोड़ा, सिस्टम से एक सूचना ध्वनि निकली। अब जाकर उसे जांच करने का मौका मिला। जांच करने पर ईशान को बहुत आश्चर्य हुआ। सिस्टम ने संकेत दिया कि उसका स्तर 50 तक पहुंच गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि किजारू और आओकिजी के साथ उसकी लड़ाई के आधार पर सिस्टम ने उसकी जीत का निर्धारण किया और उसे पर्याप्त मात्रा में अनुभव प्रदान किया। यह स्वीकार्य था, लेकिन ईशान को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह थी उसकी नेन क्षमताओं में अविश्वसनीय प्रगति। इससे पहले यान का नेन निरंतर अभ्यास और प्रयोग के जरिए अपनी चरम दक्षता तक पहुंच चुका था। शायद पिछली लड़ाई के दौरान हुए भावनात्मक प्रभाव ने उसे आगे बढ़ने का मौका दिया था। अब उसका नेन ग्रैंडमास्टर स्तर पर पहुंचकर अपने चरम पर पहुंच गया था। ग्रैंडमास्टर स्तरीय नेन कुल नेन को 100% बढ़ाता है। सभी नेन क्षमताओं की शक्ति को 50% बढ़ाता है। सभी नेन क्षमताओं की खपत को 50% कम करता है। नेन डिफ्यूजन, नेन वाइब्रेशन, नेन इम्पैक्ट और नेन मटेरियलाइजेशन के उपयोग को सक्षम बनाता है। नेन की रिकवरी मेजबान की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती है। शारीरिक स्थिति जितनी बेहतर होगी, नेन की रिकवरी उतनी ही तेज होगी। इस ग्रैंडमास्टर स्तर के नेन को देखकर इयान का पहले का उदास मूड तुरंत उज्ज्वल हो गया। पिछले मास्टर स्तर के नेन की तुलना में यह ग्रैंडमास्टर स्तर काफी अधिक शक्तिशाली था, जो अधिक ताकत और कम खपत प्रदान करता था, जो विशेषताएं मास्टर स्तर के नेन में नहीं थीं। ईशान ने अपनी मुट्ठियों पर आर्मामेंट हकी का प्रयोग करने का प्रयास किया और एक अप्रत्याशित घटना देखी। लिपटी हुई हकी ने एक अजीब काला लाल रंग प्रदर्शित किया और एक असाधारण चमक उत्सर्जित की। ईशान लगभग चकित रह गया। यह कॉन्करर्स हाकी और आर्मामेंट हाकी के संयोजन से उत्पन्न एक असाधारण प्रभाव था। यह महसूस करते हुए ईशान को तुरंत समझ आ गया कि उसके विजेता हाकी ने विकसित होना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे 3 प्रकार के हाकी का विलय हो रहा है। एक क्षण के रहस्योद्घाटन में ईशान ने अपने हाकी क्षेत्र का विस्तार किया और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका विस्तार पूरे सबाउडी द्वीपसमूह तक हो गया है। इयान की समझ में तो एडमिरल किजारू और आओकिजी को भी जाते हुए देखा था। आमतौर पर इस तरह की समझ से ईशान को बस एक मोटी मोटी रूपरेखा ही समझ आती थी। अगर वे बहुत दूर होते तो ईशान पहचान नहीं पाता कि वे कौन हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इस बार ईशान को किसी तरह पता चल गया कि वे 2 व्यक्ति किजारू और आओकिजी थे। यह उनके भौतिक रूपों को समझने से नहीं हुआ था, बल्कि ईशान को एक अनोखी आभा का एहसास हुआ। यह किजारू और आओकिजी की शैतानी फल शक्तियों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षेत्र हो सकता है। बहरहाल ईशान के लिए यह अनुभूति ड्रैगन बॉल के की जैसी थी,
जहां हर किसी की अपनी अनूठी की होती थी जिसे उनके हकी क्षेत्र से पहचाना जा सकता था। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था और इससे ईशान को तुरंत एहसास हुआ कि उसके अवलोकन हकी में भी परिवर्तन आया है तथा उसे एक विशेष कार्य प्राप्त हो गया है। शायद इस अनोखी क्षमता के कारण वह लोगों के भावनात्मक बदलावों को एनेल्स मंत्र की तरह नहीं सुन पाता था, जो विचारों को सुन सकता था। हालांकि ईशान अपनी अनुभूति सीमा के भीतर किसी को भी आसानी से पहचान सकता था, बशर्ते वह उसकी आभा से परिचित हो। जब ईशान अपने अंदर आए इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा था, तो उसे एक जाना पहचाना सा व्यक्ति दिखाई दिया। वह एनेल था। इयान की नजर में किजारस की आभा दीप्तिमान थी, आउकिजिस की शीतलता, और एनेल्स बिजली जैसी, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता था। ईशान तुरंत एनेल्स स्थान की ओर उड़ चला। ऐसा लग रहा था जैसे एनेल उरूज के साथ समुद्री प्रिज्म पत्थर का स्तंभ लिए हुए उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। उरूज पहले ही भाग चुका था, लेकिन जिस समय इयान की बिजली गिरी, एनेल ने भागने के लिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया था, क्योंकि वह इयान की बिजली की शक्ति का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहता था। हालांकि परिणाम ने उन्हें निराश कर दिया, क्योंकि अब भी वह इयान की पिछली बिजली की चमक से मेल नहीं खा सकते थे। शायद आर्क मैक्सिम द्वारा निर्मित वज्रबादल का उपयोग करके और असंख्य गड़गड़ाहटों या वज्रभिवादन के कौशल का उपयोग करके इयान के पिछले बिजली के प्रहार जैसा वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता था। दुर्भाग्य से आर्क मैक्सिम अब ईशान के कब्जे में था। इस प्रकार हालांकि एनेल ने ईशान को देखकर उसे पकड़ लिया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से निराश दिखाई दिया। तुम्हें क्या हो गया है? ईशान ने उसके व्यवहार को देखकर उत्सुकता से पूछा, फिर उरुगे की तरफ देखते हुए सवाल किया, और तुम्हारे पीछे वो आदमी, उसका क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? ईशान को स्वाभाविक रूप से अजीब लग रहा था। इससे पहले उस आदमी उरुगे ने घात लगाकर उस पर हमला किया था और उसे लहूलुहान कर दिया था। पलक झपकते ही उरुगे एनेल्स के अधीन कैसे हो गया? इससे पहले उन दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा था? एनेल कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक बोला, कैप्टन कैप्टन। इस संबोधन से ईशान थोड़ा घबरा गया। अरे, ये आदमी उसे कैप्टन कह रहा था। क्या सूर्य उत्तर से उदय हुआ? इयान के हावभाव से एनेल थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए, अंततः ऐसा अभिनय किया जैसे उसने ध्यान नहीं दिया हो, और ईशान से कहा, क्या उरुगे मेरे पीछे आ सकता है? ईशान ने उलझन में भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों ने मुझे उलझन में डाल दिया है। दुश्मन हो या कुछ और? इयान की जांच के बाद एनेल ने अंततः सच्चाई उजागर कर दी। जैसा कि पता चला, इयान का अनुमान सही निकला। उरुगे एनेल की तरह आकाश द्वीप बिरका से था। हालांकि 4 दिव्य पुजारियों के विपरीत, जो एनेल के ईश्वर के सिंहासन पर बैठने के बाद उसके अधीनस्थ थे, उरुगे एनेल का एकमात्र बचपन का दोस्त था। एनेल बचपन से लेकर बड़े होने तक काफी विद्रोही रहा था। वह एक तरह से अलग था, क्योंकि उसके पास दूसरे स्काई आइलैंडर्स जैसे विशिष्ट पंख नहीं थे। एंजेल द्वीप के स्काई आइलैंड के विपरीत बिरका में पंखों के बिना एनेल को दूसरे पंख वाले स्काई आइलैंडर्स से भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एनेल्स के माता पिता का बहुत पहले निधन हो चुका था, जिसके परिणामस्वरूप अन्य लोग अक्सर उसके साथ तिरस्कार और अपमान का व्यवहार करते थे। इन शुरुआती अनुभवों ने एनेल की मानसिकता को आकार दिया। यह कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से जन्म के बाद के प्रभावों के कारण था। इन प्रतिकूल अनुभवों के कारण एनेल को अपने गृहनगर बिरका के प्रति कोई पुरानी यादें या स्नेह नहीं रहा, और अंततः उसने बिना किसी दया के अपनी मातृभूमि को बेरहमी से नष्ट कर दिया। हालांकि ऐसी कहानियां अक्सर कुछ घिसे पिटे मोड़ के साथ आती हैं,
और एनेल भी इसका अपवाद नहीं था। उसका एक अनोखा दोस्त था, उरूज। उरूज बाकी लोगों से अलग था और पंखों की कमी के कारण एनेल के साथ भेदभाव नहीं करता था। इसके बजाय वह अक्सर उसके साथ खेलता था। संभवतः अपने वंश से प्रभावित होकर स्काई आइलैंड बिरका के लोगों को इस भूमि से विशेष लगाव था तथा वे नीले समुद्र से कभी कभी बहकर आने वाले पत्थरों और मिट्टी को संजोकर रखते थे। एनेल और उरूज भी इससे अलग नहीं थे। उन्हें ऐसी वस्तुओं से अकल्पनीय प्रेम था। लेकिन अकेले होने के कारण एनेल दूसरे स्काई आइलैंडर्स से मुकाबला नहीं कर सकता था। केवल उरुगे ही इन कीमती पत्थरों और मिट्टी को उसके साथ साझा कर सकता था। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता तो दोनों स्काई आइलैंड पर बड़े होते और धीरे धीरे बूढ़े होते और अंततः मर जाते। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते गए, खासकर जब एनेल को रंबल रंबल फ्रूट और आर्क मैक्सिम की योजनाओं वाला छिपा हुआ कक्ष मिला और इस तरह वह डेविल फ्रूट का उपयोगकर्ता बन गया, तो चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। अपने गृहनगर की वास्तविक उत्पत्ति और उसके भीतर अनंत पृथ्वी के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद एनेल ने तुरंत इस रहस्योद्घाटन को उरूज के साथ साझा किया। एनेल से थोड़ा बड़ा होने के कारण एनेल द्वारा साझा की गई खबर ने उरुगे में अनंत पृथ्वी के लिए एक प्रकार की भोली भाली लालसा भर दी। लेकिन जहाज बनाने के लिए संसाधनों और साधनों की कमी के कारण परिपक्व सोच वाले उरुगे ने एनेल को जहाज बनाने के लिए सामग्री ढूंढने में मदद करने हेतु नीचे नीले समुद्र में जाने की अपनी योजना के बारे में बताया। उरुज एनेल को आकाश द्वीप पर छोड़कर चला गया। शुरुआत में एनेल ने शासक बनने के बारे में नहीं सोचा था। वह बस आकाश द्वीपवासियों को जहाज बनाने में सहयोग के लिए राजी करना चाहता था। हालांकि उसे अंतहीन उपहास का सामना करना पड़ा। लोगों ने एनेल से कहा कि उसकी आकांक्षाएं पूरी तरह से भ्रमपूर्ण थीं। इसके अलावा अंत में स्काई आइलैंड बिरका के शासक को जब पता चला कि एनेल के पास प्राचीन ब्लूप्रिंट हैं, तो उसने उन्हें उससे छीनने की कोशिश की। क्रोधित होकर एनेल ने अपनी रंबल रंबल फल शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस समय के आकाश द्वीप के शासक को सीधे नीचे गिरा दिया। तब उसे एहसास हुआ कि अगर कोई उसके आदर्शों को नहीं मानता तो वह खुद नियंत्रण कर लेगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन लोगों को गुलाम बना लेगा। बल के बल पर एनेल बिरका का शासक बन गया। हालांकि नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा एनेल ने उम्मीद की थी। आर्क मैक्सिम को सोने जैसे अच्छे कंडक्टर की जरूरत थी, जो बिरका में दुर्लभ था। उरुगे नीले समुद्र में जाने के कारण संपर्क से बाहर रहा और एनेल को डर था कि कहीं उसका दुर्भाग्य न हो जाए। इसलिए अंततः एनेल ने एक और आकाशीय द्वीप पर जाने का विचार किया। जब उसे पता चला कि एंजेल द्वीप के आकाशीय द्वीप पर, जो एक अलग दिशा में है, स्काइपियंस नामक एक समूह रहता है जिसके पास संभवतः भारी मात्रा में सोना है, तो उसने अपने नेतृत्व में 4 दिव्य पुजारियों के साथ वहां की यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। उरूज के विचारों में अब कोई हलचल नहीं थी, इसलिए एनेल, जो वहां से जा रहा था, ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके पूरे बिरका स्काई द्वीप को नष्ट कर दिया। हालांकि उनके आश्चर्य की बात यह थी कि एंजेल द्वीप पर पहुंचने, वहां के शासक गान फॉल को हराने और एंजेल द्वीप के देवता बनने के लगभग 5 साल बाद उरूज अचानक अपने गृहनगर बिरका में पुनः प्रकट हुए। दुर्भाग्यवश उरूज को केवल बादलों का अंतहीन समुद्र ही दिखाई दिया। उसकी पूर्व मातृभूमि लुप्त हो चुकी थी। एनेल द्वारा अपनी ही मातृभूमि को नष्ट करने की घटना कई अन्य आकाश द्वीपों में फैल गई। अन्य आकाश द्वीपों से पूछताछ करके उरूज को पूरी कहानी पता चली। उस समय उसे पता नहीं था कि एनेल कहा गया है, क्योंकि एंजेल द्वीप का शासक बनने के बाद एनेल ने आर्क मैक्सिम की शक्तियों का उपयोग करके एंजेल द्वीप से किसी के भी भागने को असंभव बना दिया था, जिससे कोई भी खबर बाहर लीक न हो सके। एनेल के विपरीत एनेल के ठिकाने की बेतहाशा तलाश करते हुए
उरुगे के मन में अभी भी अपनी मातृभूमि के लिए पुरानी यादें ताज़ा थीं। वह एनेल की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सका। अंत में उरूज अनिच्छा से एनेल का कोई भी सुराग ढूंढने नीले सागर में लौट आया। उसने सोचा कि एनेल शायद सोने की तलाश में नीले सागर गया होगा, क्योंकि उसके जाने तक एनेल ने रंबल रंबल फल की शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। इसलिए नीले सागर में पहुंचकर जब भी उसे बिजली या गड़गड़ाहट से जुड़ी कोई भी बात सुनाई देती, उरूज उसकी जांच करता। यही कारण है कि मूल कहानी में जब उरूज राइजिन द्वीप पर पहुंचा तो वह जबरदस्ती उस द्वीप पर उतरा, जबकि वह जानता था कि वह बहुत खतरनाक है। उसका मानना था कि द्वीप पर बिजली गिरने का कारण एनेल की शक्तियां हैं। अप्रत्याशित रूप से उरूज के नीले सागर में लौटने के बाद वह न केवल एक समुद्री डाकू बन गया, बल्कि वह अनजाने में उस युग के 11 सुपरनोवा में से एक बन गया। अगर सबाउडी द्वीपसमूह पर ईशान से उसकी मुलाकात न होती तो शायद वह एनेल को फिर कभी न पा पाता। वह नई दुनिया की ओर बढ़ता रहता। हालांकि चूंकि यहाँ उसकी अचानक एनेल से मुलाकात हुई थी, इसलिए उरुगे ने स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभूमि का बदला लेने की ठान ली। हालांकि वह एनेल की शक्ति की सीमा को भी जानता था, इसलिए उसने अंततः एनेल पर घात लगाने का फैसला किया और एनेल को नुकसान पहुंचाने के लिए सीस्टोन स्तंभ का उपयोग किया। यह सुनकर ईशान को भी लगभग समझ आ गया कि क्या हुआ था। उलझे हुए अतीत को एक तरफ रखते हुए एनेल और उरुगे के रिश्ते को एक ही वाक्य में बयां किया जा सकता है: दो अच्छे दोस्तों की कहानी जो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और लड़ते भी हैं। हालांकि अब जब उसने उरूज को एक बार फिर पहचान लिया था तो एनेल के दिल में बस अपराध बोध ही बचा था। शुरुआत में उसने सोचा था कि उरूज मर गया है, जिसके कारण उसने अपने गृहनगर बिरका को तबाह कर दिया। लेकिन अब जब उरूज जिंदा था तो एनेल को अचानक अपने बचपन के दोस्त पर पछतावा होने लगा। यह शायद पहली बार था जब एनेल को अपने गृहनगर बिरका को नष्ट करने का अफसोस हुआ। इसी तरह उरूज को भी समझ नहीं आ रहा था कि एनेल से कैसे निपटे। एनेल को ढूंढने से पहले वह अपनी मातृभूमि के लिए न्याय पाने की ठान चुका था। लेकिन एनेल को दोबारा देखकर उरूज को लगा कि वह खो गया है। क्या उसे सचमुच अपने अच्छे दोस्त एनेल को मारकर अपने स्काई आइलैंड पर मारे गए लोगों का बदला लेना था? यद्यपि कहानी नाटकीय लग सकती है, लेकिन जब वास्तविक विकल्प का सामना करना पड़ता है तो हर कोई निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए एनेल और उरूज के बीच स्थिति इस समय नाजुक थी। दोनों ही अनिश्चित थे कि क्या करें। इसलिए एक लंबी बातचीत के बाद एनेल ने उरूज को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। चाहे वे समझौता कर लें या दुश्मनी कर लें, उसने इसे समय पर छोड़ दिया। हालांकि फिलहाल नाम मात्र के लिए एनेल इयान का गुर्गा था। उरूज को साथ ले जाने के लिए उसे इयान की मंजूरी चाहिए थी, और इयान की मंजूरी पाने के लिए एनेल को भी ईशान को कैप्टन कहना पड़ा। एनेल्स के इरादे समझकर ईशान ने उरूज की तरफ देखा और कोई आपत्ति नहीं जताई। 11 सुपरनोवास के सदस्य के रूप में उरूज उम्र में थोड़ा बड़ा होने के बावजूद अभी भी पूरी तरह से अप्रयुक्त क्षमता रखता था। इयान के अनुसार उरूज भविष्य में बिगमा पायरेट्स के 4 स्वीट कमांडरों में से किसी एक को चुनौती देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली भी हो सकता है। एनेल द्वारा उरूज को साथ ले जाना दरअसल उरूज का ड्रैगन्स हंटर्स पायरेट ग्रुप में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना था। ईशान इससे कैसे असहमत हो सकता था? इस प्रकार सिर हिलाकर ईशान ने उसके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, जिससे एनेल को बहुत आश्चर्य हुआ। हालांकि हर साल अजीब चीजें होती हैं, और यह साल विशेष रूप से आश्चर्य से भरा हुआ था। ज़ोरो और उसके समूह को खोजने पर जब लक्ष्य हार्ट पायरेट्स के कप्तान जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का पीछा कर रहे थे ईशान से मिले तो उन्होंने अपनी लंबी तलवार ली, झुककर कहा,
कृपया मेरे हार्ट पायरेट्स को अपने दल में शामिल होने की अनुमति दें, ईशान। जैसे ही लक्ष्य ने यह इशारा किया, उसके पीछे हार्ट पायरेट्स के सदस्य, जिनमें भालू मिंक बेपो भी शामिल थे, ने भी एक साथ ईशान को प्रणाम किया। न केवल ईशान हैरान था, बल्कि ललित और अन्य लोग, साथ ही हॉकिंस, देवराज और स्क्रैचमैन अपू भी लॉ के अचानक निर्णय से बहुत आश्चर्यचकित थे। निस्संदेह उन्होंने एडमिरल किजारू के खिलाफ पिछली लड़ाई में इयान की भयानक ताकत देखी थी, लेकिन साथ ही सुपरनोवा के रूप में वे अपना गौरव रखते थे, और किसी और के आदेश के तहत होने की बात स्वीकार करना उनके लिए थोड़ा कठिन था। इससे पहले कि ईशान कारण पूछता, लक्ष्य ने अपना सिर उठाया और कहा, ईशान, मेरी एक विनती है, यदि अवसर मिले तो मुझे डोनक्विजो डोफ्लामिंगो को मारने की अनुमति दे दो। जैसे ही ट्राफल्गर लक्ष्य ने समझाया, ईशान तुरंत समझ गया। यह डोफ्लामिंगो द्वारा अतीत में किए गए पाप का परिणाम था। डोफ्लामिंगोस का परिवार मूल रूप से सेलेस्टियल ड्रैगन्स का हिस्सा था, लेकिन अज्ञात कारणों से उसके पिता, जो एक प्रतिष्ठित विश्व कुलीन थे, ने अप्रत्याशित रूप से एक आम नागरिक की तरह रहने की इच्छा व्यक्त की। अंततः उन्होंने अपने परिवार के साथ मैरी जियोइस को छोड़ दिया और आम लोगों के बीच रहने का फैसला किया। इस फैसले ने सेलेस्टियल ड्रैगन्स से घृणा करने वालों में तीव्र घृणा पैदा कर दी, जिससे उन्हें अपने दबे हुए गुस्से का एक निशाना मिल गया। डोफ्लामिंगो के परिवार का बाद का जीवन बेहद दुखद रहा। डोफ्लामिंगो, जिसका स्वभाव स्वाभाविक रूप से विद्रोही, निर्दयी और दबंग था, जो दिव्य ड्रैगन के स्वभाव में निहित प्रतीत होता है, के लिए यह असहनीय था। परिणामस्वरूप उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी ताकि उसका सिर काटकर उसे विश्व कुलीनों की श्रेणी में फिर से शामिल होने का अवसर मिल सके। हालांकि डोनक्विजोटे परिवार की पहचान चिप वापस मिल गई थी। इस चिप के बिना सेलेस्टियल ड्रैगन डोफ्लामिंगो को वापस कैसे आने देते? परिणामस्वरूप डोफ्लामिंगो को समुद्री डाकू बनकर समुद्र में भटकना पड़ा। बहरहाल अपने जंगली स्वभाव के कारण वह किसी भी साहसिक कार्य को करने और असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हुआ, जिसने अंततः उसे समुद्र के 7 सरदारों में से एक बना दिया। डोफ्लामिंगो के छोटे भाई रोसिनांटे ने अपने भाई को अपने पिता की हत्या करते देखा था। हालांकि वह डोफ्लामिंगो के समुद्री डाकू दल के साथ ही रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसे अपने भाई के रूप में पहचान नहीं पा रहा था। रोसिनांटे डोफ्लेमिंगो के समुद्री डाकू दल में कोराजोन का पद संभालता था, जिसका अर्थ है हार्ट, लेकिन उसने खुद को कभी दल का सदस्य नहीं माना। इसके बजाय उसे अंततः मरीन में शामिल होने का अवसर मिला, जहां वह एक उच्च पदस्थ एडमिरल का शिष्य बन गया और एक मरीन जासूस के रूप में डोफ्लेमिंगो के समुद्री डाकू दल में घुसपैठ कर ली, जहां वह नौसेना की ओर से अपने ही भाई पर गुप्त रूप से नजर रखता था। दूसरी ओर ट्राफल्गर लक्ष्य का इतिहास दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वह उत्तरी ब्लू में व्हाइट सिटी नामक स्थान से था। हालांकि एम्बर लेड नामक खनिज के अत्यधिक उत्खनन के कारण इस शहर पर दुर्भाग्य आ पड़ा, जिससे शहर के निवासियों के शरीर में इस खनिज द्वारा ले जाए गए विषाक्त पदार्थों का संचय हो गया। जब विषाक्त पदार्थ एक गंभीर बिंदु पर पहुंच गए, तो एक प्रकोप फैल गया, जिसने पूरे शहर की आबादी को प्रभावित किया। मूलतः यह बीमारी न तो संक्रामक थी और न ही महामारी, और इसका इलाज संभव लग रहा था। हालांकि विश्व सरकार द्वारा यह जानकारी छुपाए जाने के कारण पड़ोसी देश अनजान बने रहे। परिणामस्वरूप वे इस बीमारी से प्लेग की तरह भयभीत हो गए, न केवल शहर की नाकेबंदी कर दी, बल्कि इलाज की तलाश में भागने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मार दी। ट्राफल्गर लॉ के माता पिता, जो दोनों डॉक्टर थे, शहर के लोगों के इलाज और बचाव के लिए सक्रिय रूप से कोई उपाय खोज रहे थे। दुर्भाग्य से सरकार के सफाई दस्तों ने उन्हें बेरहमी से गोली मार दी। यहाँ तक कि अस्पताल में पड़ी लॉ की छोटी बहन भी इमारत में आग लगने से दुखद रूप से मर गई।
अकेला और अनाथ लक्ष्य लाशों के ढेर के बीच जिंदा बच निकला। उसके परिवार के बिखराव, लोगों के दिलों की बेरुखी और उदासीनता ने उसे पूरी तरह बदल दिया। लगातार मौत के कगार पर खड़े रहने वाले व्यक्ति के रूप में लॉ का व्यक्तित्व विकृत हो गया। मानवता के प्रति प्रतिशोध से भरा दिल लिए वह डोफ्लेमिंगो के समुद्री डाकू दल में शामिल हो गया। हालांकि डोफ्लेमिंगो के दल में लक्ष्य का सामना रोसिनांटे से हुआ। रोसिनांटे को लॉ के दुखद अतीत पर दया आ गई और उसने लक्ष्य के इलाज के उपाय खोजे। उन्होंने लक्ष्य के साथ विश्व भर की यात्रा की, प्रसिद्ध डॉक्टरों की तलाश की, दुर्व्यवहार और गलतफहमी को सहन किया, फिर भी कभी हार नहीं मानी। युवा लक्ष्य ने सब कुछ देखा और रोसिनांटे के अटूट समर्पण ने धीरे धीरे उसके बर्फीले दिल को पिघला दिया। दुर्भाग्य से इसी दौरान रोसिनांटे को ओपे ओपे नो मी ऑपरेशन फल के बारे में खबर मिली, जो एक शैतानी फल है जो चमत्कारी सर्जरी करने में सक्षम है। डोफ्लेमिंगो ने ही उसे इस फल के बारे में बताया था, यह उम्मीद करते हुए कि रोसिनांटे इसे खाकर लॉ की बीमारी ठीक कर देगा। बेशक यह एक सही बहाना था। असल में डोफ्लेमिंगो का मकसद था कि रोसिनांटे शैतानी फल खाए और फिर खुद पर शाश्वत यौवन की सर्जरी करे, जिससे उसे अमरता प्राप्त हो। हालांकि रोसिनांटे एक अंडरकवर मरीन ऑपरेटिव होने के नाते और पहले से ही डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करने वाला, अपनी क्षमताओं के कारण एक और डेविल फ्रूट नहीं खा सकता था। डोफ्लेमिंगो की योजना नाकाम होने के लिए अभिशप्त थी। ऑपरेशन फ्रूट पर कब्जा करने की कोशिश के दौरान दुर्भाग्य से रोसिनांटे को वेर्गो ने खोज लिया, जो मूल रूप से मरीन में डोफ्लेमिंगो का अंडरकवर एजेंट था। रोसिनांटे की असली पहचान उजागर होने पर वेर्गो ने डोफ्लेमिंगो को इसकी जानकारी दी। अंततः डोफ्लेमिंगो के ही हाथों रोसिनांटे की हत्या हो गई। उस समय रोसिनांटे द्वारा एक बक्से में छिपाए गए लक्ष्य ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली, जिसमें डोफ्लेमिंगो द्वारा रोसिनांटे को मारने की आवाज भी शामिल थी। रोते बिलखते और सदमे में डूबा लक्ष्य डोफ्लेमिंगो को धोखा देकर भागने में कामयाब रहा। तब से रोसिनांटे की मौत का बदला लेने की चाहत में वह डोफ्लेमिंगो को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और लगातार उसकी मौत की साजिश रचता रहता था। अगर इयान का हस्तक्षेप न होता तो लक्ष्य नई दुनिया में आगे बढ़ता रहता। अंततः अत्यंत क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करके वह विश्व सरकार को 100 समुद्री लुटेरों के दिलों की पेशकश कर देता और इस तरह 7 सरदारों में से एक की उपाधि प्राप्त कर लेता। उसने ललित के साथ मिलकर डोफ्लेमिंगो के विरुद्ध योजना बनाई होगी, जिसका उद्देश्य उससे 7 सरदारों की उपाधि छीनना तथा बदला लेने से पहले मरीन के साथ उसके संबंध तोड़ना था। रोसिनांटे डोफ्लेमिंगो की असली ताकत को अच्छी तरह समझता था। वह जानता था कि अगर वह ऑपरेशन फ्रूट का इस्तेमाल भी कर ले तो भी डोफ्लेमिंगो के खिलाफ उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। हालांकि इयान की उपस्थिति ने कई चीजें बदल दीं। प्रारंभ में 7 सरदारों के एक समूह के साथ ईशान ने डोफ्लेमिंगो को भगा दिया, जिससे उसे ड्रेसरोसा को छोड़ना पड़ा और डोफ्लेमिंगो के कुकर्मों को जनता के सामने उजागर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी 7 सरदारों की उपाधि रद्द कर दी गई। बीस्ट पायरेट्स और बिगमा पायरेट्स के हस्तक्षेप के बावजूद डोफ्लेमिंगोस को भागने में मदद करने के बावजूद जैसे ही यह खबर समाचार पत्रों के माध्यम से दुनिया भर में फैली, ट्राफल्गर लक्ष्य को पता चल गया कि बदला लेने की उसकी उम्मीदें अब ब्लैक ड्रैगन ईशान के रूप में जाने जाने वाले इस व्यक्ति पर स्थानांतरित हो गई हैं। उन्होंने हार्ट पायरेट्स का गठन किया और ईशान को खोजने के एकमात्र इरादे से ग्रैंड लाइन पर रवाना हुए। लक्ष्य अभी भी एक नौसिखिया समुद्री डाकू था, हालांकि उस पर काफी बड़ा इनाम था। हालांकि ईशान के सामने उसकी कोई खास हैसियत नहीं थी। ऐतिहासिक रूप से 7 सरदारों में से एक बनने के बाद भी लक्ष्य डोफ्लेमिंगो का सामना करने के लिए ललित के साथ गठबंधन करने को तैयार था,
जिससे बदला लेने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने की उसकी इच्छा प्रदर्शित हुई। अब ईशान के सामने वह बराबरी की शर्तों पर गठबंधन का प्रस्ताव नहीं रख सकता था। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना, ईयान के दल ड्रैगन हंटर्स पायरेट्स में शामिल होने का अनुरोध किया। दूसरे शब्दों में, यदि मदिरा मौजूद होती तो लक्ष्य ईशान के साथ भाईचारे का प्याला भी पी लेता और ईयान का अधीनस्थ बन जाता। एक ट्रांसमिग्रेटर होने के नाते ईशान लॉ के कार्यों के पीछे के कारणों को समझता था। हालांकि ललित और हॉकिंस इस बात से अनजान थे और लॉ द्वारा डोफ्लेमिंगो को हराने के विचार का जिक्र सुनकर वे हैरान रह गए। एक पल में ही ईशान को समझ आ गया कि लक्ष्य ने ऐसा क्यों किया। सच कहूं तो वह काफी हैरान था, क्योंकि डोफ्लेमिंगो के खिलाफ लड़ाई के दौरान उसने कभी नहीं सोचा था कि अब ट्राफल्गर लक्ष्य के साथ ऐसा होगा। तितली प्रभाव महज संयोग नहीं था, इसके परिणामों का एक कारण था। चूंकि तुम डोफ्लेमिंगो से बदला लेना चाहते हो, तो क्या तुम्हें पता है कि वह इस समय कहाँ है? ईशान ने गंभीर स्वर में लक्ष्य से पूछा। हाँ, लक्ष्य ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह अब बीस्ट्स पायरेट्स में शामिल हो गया है और 4 सम्राटों के अधीनस्थों में से एक बन गया है। मुझे पता है कि मैं योंको जैसी विशाल इकाई को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ, इसलिए मैं केवल तुम्हारे नेतृत्व में ही शरण ले सकता हूँ, ईशान। ईशान ने सिर हिलाया। उसे डोफ्लेमिंगो के बीस्ट्स पायरेट्स कार्तिक के साथ जुड़ने की भी जानकारी थी। हालांकि वह समझ गया था कि वह फिलहाल बीस्ट्स पायरेट्स के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए उसने डोफ्लेमिंगो से भिड़ने का विचार कुछ समय के लिए टाल दिया था और बीस्ट्स पायरेट्स के प्रति सतर्क था। चूंकि तुम जानते हो कि डोफ्लेमिंगो अब कार्तिक के अधीन है, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि अगर तुम ड्रैगन हंटर्स पायरेट क्रू में शामिल भी हो गए तो भी बदला तुरंत नहीं होगा। ईशान ने लक्ष्य को सावधान किया। मैं समझ गया, लक्ष्य ने सिर हिलाया। निश्चिंत रहें, ड्रैगन हंटर्स पायरेट क्रू में शामिल होने के बाद से मैं पूरी तरह से समर्पित हो जाऊंगा। मुझे बस यही उम्मीद है कि आप एक लीडर के तौर पर मुझसे किया अपना वादा याद रखेंगे। वादे? ईशान सोच में डूबा हुआ था। दरअसल उसके दल के कई सदस्य उसके किए वादों के लिए शामिल हुए थे। उदाहरण के लिए, ऋतु से वादा किया गया था कि वह उसे सभी पोनेग्लिफ्स के बीच से सच्चा इतिहास ढूंढने में मदद करेगी, और एनेल से वादा किया गया था कि उसे 6 साल बाद आर्क के साथ रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि वादे अलग अलग थे, ईशान के लिए उन सभी में जिम्मेदारी का भाव था। ईशान को एक अनुकरणीय कप्तान बनने के लिए इन वादों को पूरा करना आवश्यक था। कुछ देर सोचने के बाद ईशान ने अपना हाथ बढ़ाकर लक्ष्य के हाथ में पकड़े किकोकू के म्यान पर रख दिया। मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक दिन तुम खुद डोफ्लेमिंगो को हरा दोगे। आज से तुम्हारे हार्ट पायरेट्स मेरे ड्रैगन हंटर्स पायरेट क्रू में शामिल हो जाएंगे। इससे ईयान के दल में शामिल होने की लॉ की इच्छा पूरी हो गई और ईशान के लिए मैड मॉन्क उरूज और फिर एक और सुपरनोवा को शामिल करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्य को ईयान के दल में शामिल होते देख हॉकिंस अपने अगले कदमों पर विचार करने लगा। एडमिरल किजारू की ताकत देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी क्षमताएं कमजोर हैं। क्या उसे भी किसी गुट के साथ गठबंधन करना चाहिए? फिलहाल ईशान एक अच्छा विकल्प लग रहा था। हालांकि इससे पहले कि हॉकिंस किसी निष्कर्ष पर पहुंचते, देवराज ने ईशान के प्रति उसकी सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हुए तथा अवसर आने पर उसका एहसान चुकाने का वादा करते हुए वहां से विदा ली। ईशान ने बिना ज्यादा कुछ कहे सिर हिला दिया। देवराज चला गया और स्क्रैचमैन अपू ने भी एक पल के लिए हिचकिचाते हुए जाने से पहले ईशान को धन्यवाद दिया। हॉकिंस के अनिश्चित भाव देखकर